हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेट पीसेस गाइडेंस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन है 2026 का। इनफैक्ट वो आ चुका है और हम बात करेंगे आज पूर्वावलोकन के बारे में। तो घटना चक्र के द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसकी आपका जीएस का है, जिसमें 30 यहाँ देखिए 38वीं बीपीएससी से लेके 71वीं बीपीएससी तक के जितने भी आपके पीवाईक्यू दिए गए हैं सारे के सारे इसमें इंक्लूड करके दिए गए हैं। इनफैक्ट 38 से लेके 71 तक का, और इसमें आपके हर एक पोर्शन मिल जाएंगे। लाइक बात करें हिस्ट्री का, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट हो जाएगा, इकोलॉजी हो जाएगा, फिर आपका पॉलिटी हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, कुछ समसामयिक यानी जो और कुछ बिहार के स्पेशल इसमें मिल जाएंगे आपको, मैथ और रीजनिंग, मतलब एक्स्ट्रा सारे के सारे इसमें कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और 38 से लेकर 71 बीपीएससी तक के हैं। जितने भी बीपीएससी के द्वारा मतलब बीपीएससी आयोग के द्वारा जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं, इनफैक्ट वो री एग्ज़ाम हो चाहे फिर प्रॉपर फ्रेश एग्ज़ाम हो, सारे के सारे इसमें दे दिए गए हैं। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम घटना चक्र को ही प्रेफर करते हैं पे के लिए। तो चलिए बात करते हैं, हम इसमें हिस्ट्री से बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और हम चलिए देखते हैं हिस्ट्री पोर्शन को लेके। इनफैक्ट इसके बाद सबसे पहले हम इंडेक्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है हिस्ट्री, इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और फिर आधुनिक तीनों दिया गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे आपका पॉलिटी भी देखिए, सारे पोर्शन को यहाँ पे कंप्लीट किया किया हुआ है। फिर हम ज्योग्राफी देखेंगे। ज्योग्राफी में भी हमने दो देखना है, एक भारत का भूगोल देखना है और एक विश्व का भूगोल देखना है कि बिहार में किस किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम इकोनॉमिक्स देखेंगे, सॉरी उसके पहले हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का देख लेंगे, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंस का देखेंगे। साइंस में भी 3 पोर्शन है, भौतिक, रसायन और आपका जीव विज्ञान, 3 आ जाएंगे। फिर मैथ, रीजनिंग और आपका मैथ और रीजनिंग आ जाएगा। और फिर आपका समसामयिक कुछ मतलब स्टैटिक पोर्शन है, और उसके बाद बिहार स्पेशल आ जाएगा आपका। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक वीडियो आपका कम से कम 2-2 डेढ़ घंटे का बनेगा, वो अकॉर्डिंग टू चैप्टर के हिसाब से, यानी और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको सारा का सारा करवाया जाएगा, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। एक बात करें, देख लें पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया गया है और ये आपका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। तो इनफैक्ट यदि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन को हम जरूर करेंगे, तो इसलिए हमें एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड, वीडियो तो ऑब्वियसली लॉन्ग बनेगी ही बनेगी, तो 1.5 से आपके 2 आवर्स में एक वीडियो होगा। तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे ये भी बता दीजिएगा कि वीडियो का रिस्पॉन्स कैसा है आपके प्रति। अगर अच्छा होगा दोस्त तो हम एक ही वीडियो में पूरा मैराथन बना देंगे, यानी 5 सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस का, ये तीनों सब्जेक्ट के एक ही में मैराथन के रूप में बन जाएगा। वो चाहे 10 से 11 घंटे का होगा, लेकिन पूरा का पूरा आपका उसमें कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, अब यहाँ से बात करें भारतीय इतिहास का। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, सॉरी मध्यकालीन भारत का इतिहास, थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यदि प्राचीन यानी एंसेंट हिस्ट्री की बात की जाए तो एंसेंट हिस्ट्री में आपका सबसे पहले जो चैप्टर आता है वो आता है पाषाण काल। इसको भी कई भागों में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, और मतलब पाषाण काल के बारे में क्या पढ़ेंगे, जो भी मतलब 38 बीपीएससी से लेके 71 बीपीएससी तक के जितने भी बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन बनाए गए हैं 38 से लेकर 71 तक के बीच में, सारे के सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के यहाँ पे साथ में। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो आई थिंक आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और चलिए देखते हैं हम पहले। तो सबसे पहले बात करें प्राचीन भारत का इतिहास, और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आपका दिया है पाषाण काल। पहले क्वेश्चन की यदि बात करूं मैं तो देखिए यहाँ पे दिया है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह है अंजीरा से, दम्द सादात से, और तीसरे की बात करें तो किली गुल मोहम्मद से, चौथा है मेहरगढ़ से। तो देखिए यदि यहाँ क्या किसकी बात किया तो पशुपालन एवं कृषि की, वो भी प्राचीनतम साक्ष्य के बारे में बात किया है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका पाकिस्तान, मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ पाकिस्तान से। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में कहा, एक सेकेंड इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। और यदि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य का स्थल अगर देखिए तो हम उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले के लहुरा देव को माना जाता है। नवीनतम खोज के अनुसार जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हम लहुरा देव को मानते हैं। यहाँ 8000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक के मध्य जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? तो
मेहरगढ़ से। उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ ही था, और यहाँ से गेहूं के भी साक्ष्य मिले हैं। और जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य का स्थल जो है वो कोल्डीवा यानी बेलन नदी का तट जो कि प्रयागराज जनपद में पड़ता है वो माना जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको प्राचीनतम की बात करें तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में। यदि नवीनतम खोज के अनुसार यदि प्राचीनतम साक्ष्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले का जो लौरादेव स्थान है वहाँ। और चावल की यदि साक्ष्य की बात की जाए तो आपका मिला है ये यही मेहरगढ़ से। और गेहूं के साक्ष्य की बात की जाए तो ये भी मेहरगढ़ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यदि प्राचीनतम चावल की बात की जाए तो ये आपका प्रयागराज जनपद यानी बेलन नदी तट से प्राप्त हुआ यानी कोल्डेवाल से। देख लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। तो पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या फिर लौह युग। तो देखिए सबसे पहले कैल्कोलिथिक होता क्या है, तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ पत्थर के उपकरणों का भी प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाण पाषाणिक संस्कृतियां भी कहते हैं। देखिए कैल्कोलिथिक युग जो होता है ताम्र और पाषाण यानी इसमें तांबा और जो भी जैसे पत्थर से जो धातुएं मिलकर बनी होती हैं उसे हम ताम्रपाषाण युग कहते हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण युग जिसे हम कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है किसे, तो ताम्रपाषाण युग को। बात करें थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पे, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका प्रथम मानव जीवाश्म। यहाँ ध्यान देना है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी तट घाटी से प्राप्त हुआ है, ये हुआ है नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से प्रथम मानव जीवाश्म किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो ये नर्मदा घाटी से। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम। तो यहाँ पे दिया है आपका कि भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा शिहोर मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज की बात की जाए तो जीवाश्म विज्ञानी है अरुण सुनकिया जो कि 1982 में की गई थी इसकी खोज। चलिए देख लेते हैं चौथे क्वेश्चन को। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है, ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो भीमबेटका पूरा स्थल पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक का मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो रायसेन जिले में मध्य प्रदेश के। भीमबेटका की गुफाओं से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृत शिकार, पशु पक्षी युद्ध आदि प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। अब तक यहाँ लगभग 750 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है जिसमें 500 ही चित्र पाए गए हैं। 750 में 500 चित्र पाए गए हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन आपका दिया गया है, नवपाषाणिक स्थल दिया गया है और नवपाषाणकालिक स्थलों के स्थान दिए गए हैं। उत्तनूर, चिरांद, गुफकराल और पय्यमपल्ली। तो सबसे पहले देखिए एलिमिनेशन करने का मेथड क्या होता है। चिरांद है तो चिरांद आपका कहाँ पे, तो बिहार में। यानी दूसरे का चौथा हम देख लेते हैं, दूसरे का चौथा कहाँ पे, तो हमें चारों ऑप्शन में आपका सिर्फ यहीं पे दूसरे में चौथा मिला है। तो हम पहला देख लेते हैं, उत्तनूर कहाँ है, तो ये तेलंगाना में हो जाएगा। और गुफकराल कहाँ हो जाएगा, तो ये कश्मीर में हो जाएगा। पय्यमपल्ली कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा सी हो जाता है। ये होता है एलिमिनेट करने का मेथड। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन को। तो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ताम्रपाषाण युगीन स्थल और यहाँ पे स्थलों की नदियाँ दी गई हैं। यदि अहाड़ की बात करें, कायथा की बात करें, सावलादा की बात करें और मालवा की बात करें, तो मालवा जो है ये सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर है। अहाड़ की बात करें तो ये आपका बनास नदी पर है। कायथा यानी कौसे कायथा और कौसे काली सिंध, तो काली सिंध नदी पर है। यदि सावलादा की बात करें तो अकेला बचा ताप्ती नदी। ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 का 4, फिर 3, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 2, यानी 4 3 1 2, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो 1 सेकेंड, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। बात करें सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति की, तो इसमें सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है 39 बीपीएससी में ये पूछा गया है 1994 में। काफी पुराना हो गया लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता है, बट हाँ इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन बना सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन तो यहाँ लिखा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है, किस युग में यानी किस काल में आती है। ये है ऑप्शन आपका ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऐतिहासिक काल का निर्धारण जो है वो पटनी लेखन कला के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड जो होता है वो प्रागैतिहासिक कालखंड का होता है। भारतीय इतिहास में लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का कालखंड जो होता है वो आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु इसे अभी पढ़ा नहीं गया है। उन्हें नॉलेज है बट वो पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए ये हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल।
देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल और कला एवं वास्तु। तो इसमें आपका दो ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा पक्की ईंट के से बनी इमारत और दूसरा हो जाएगा प्रथम असली मेहराब। प्रथम असली मेहराब द्वित में से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा आपका ई। तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो थी वो नगर नियोजन को माना जाता था। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, तो नगर नियोजन को माना जाता था। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में जैसे मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार था, अन्नागार प्रमुख है, इसलिए इनकी सतह पक्की ईंटों की होती थी। इनकी सतह जो है वो पक्की बेस जो है वो पक्की ईंटों की होती थी, जिससे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया था। पक्की ईंटों से निर्मित जो इमारतें होती थी सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार और वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं होती थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया और मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों को स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला था। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण जो है वो बलबन के मकबरे में दिखता है। अतः ये ऑप्शन आपका सही था। थर्ड क्वेश्चन की बात करें यदि, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता था। मिनी हड़प्पा यानी बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया है ये 2009 में। तो ये है लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता था। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। लोथल प्राचीन हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसका प्रारंभिक उत्खनन जो है वो प्रोफेसर एस राव के निर्देशन में हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो लोथल ही आपका हड़प्पा का बंदरगाह माना जाता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हड़प्पई नगर गुजरात लोथल के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे किनारे है लोथल, तो भगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। यह एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह था जहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। किसके, तो गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल जो है वो गुजरात में स्थित है, तो लोथल। अभी हमने ऊपर पढ़ा था लोथल। यदि सारी की बात करें, 1 सेकेंड, यदि सारे ऑप्शन की बात करें तो लोथल आपका भोगवा नदी यानी गुजरात में स्थित है, कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है, और डाबरकोट की बात करें तो ये बलूचिस्तान में स्थित है जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, और राखीगढ़ी की बात करें तो ये हरियाणा में स्थित है। देख लेते हैं छठा क्वेश्चन, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है। सिंधु, इजिप्शियन और चाइनीज, या तो मेसोपोटामिया, इराकी। तो दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता यानी सबसे पुरानी सभ्यता दुनिया की माना जाता है तो मेसोपोटामिया को। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे आपका दिया गया है, मेसोपोटामिया जो है वो इराक सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई थी। कहाँ पे, इराक और उसके आसपास के क्षेत्र में ये विकसित हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। और इजिप्शियन सभ्यता यानी मिस्र की सभ्यता जो है उसका विकास जो है वो नील नदी की द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। यानी जो इजिप्शियन सभ्यता है सबसे पहले मेसोपोटामिया हो जाएगा, फिर आपका सेकंड नंबर पे इजिप्शियन यानी मिस्र की सभ्यता हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं 7 क्वेश्चन को। तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। बैल, हाथी, घोड़ा। तो इसमें घोड़ा उन लोगों को नहीं पता था, बल्कि बैल और हाथी का साक्ष्य भी मिल चुका था। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल और हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में उनको कोई कई विद्वानों में क्या था, मतभेद था। तो इसलिए ये घोड़ा जो है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त जो अस्थियां थी वो गध खुर यानी इक्वस हेमियोनस खुर की है, या पालतू घोड़े की यानी इक्वस कबालस की है। यह निश्चित कर पाना कठिन होगा कि रंगपुर, राना घुंडई, लोथल, सुरकोटवा, कुंतासी और कालीबंगा से अश्व या उसकी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेष के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सेंडोर बुकोनी द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त जो कथित अश्व के अवशेष थे वो 6 को लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास का समय अर्थात 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम भाग के मध्य वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया था। वर्ष 1974 में SSI के JP जोशी द्वारा एवं AK शर्मा ने यहाँ से 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व की अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया था। और वहीं पे रामचरण शर्मा, रोमिला थापर, मेंडो आदि इस तथ्य को नहीं मानते थे, यानी कुछ वैज्ञानिक थे इस तथ्य को नहीं मानते थे। इसी प्रकार ब्रिगेडियर EG रॉस के द्वारा राणा घुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से जो घोड़े के दांत बताए गए थे वो ज्यूनर महोदय अप्रामाणिक मानते थे। मतलब घोड़ों के विषय में यही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता था। यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा तो बिहार लोक सेवा आयोग इसका ऑप्शन बी मानेगा, यानी कि घोड़ा ही मानेगा। हम भी घोड़ा मान लेते हैं।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें की। तो दिया गया है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल यानी टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ये हुआ है धौलावीरा, कालीबंगा, बनावली या फिर लोथल से। तो देखिए ये बनावली और यहाँ पे आपका कालीबंगा, बनावली और कालीबंगा दोनों से प्राप्त हुआ है। देख ले तो एक्सप्लेनेशन। बनावली जो कि हरियाणा में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, नमक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित जो टेराकोटा था उसकी मतलब उसकी प्रतिकृति जो है वो प्राप्त हुई थी बनावली और कालीबंगा दोनों से। यानी बी और सी ऑप्शन आपका दोनों सही है, यानी एक से अधिक। बात करें क्वेश्चन नंबर सॉरी और है इसका। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुड़ते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा के हल भी प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरा स्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति की गई थी। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले थे। ये मिला था कालीबंगा से। तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली थी। खंभात की खाड़ी यानी भोगवा नदी के किनारे के निकट जो कि लोथल ने गोतीवाड़ा के साक्ष्य में यहीं से मिले थे। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा यानी कालीबंगन, यदि पूछ लिया जाए कालीबंगन किस नदी के किनारे है तो ये है आपका घग्गर नदी के। लोथल किस नदी के किनारे है तो ये है भोगवा नदी के किनारे। जुते हुए के साक्ष्य मिले थे। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के सबसे बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी के साइन बोर्ड मिला था। कहाँ से तो आपका ये हो जाएगा धौलावीरा से। बात करें 10वें क्वेश्चन की आपका। तो किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा राजस्थान से, लोथल गुजरात से, बनावली हरियाणा से। देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन कर रहा है बट हमें याद भी तो हो जा रहा है। यानी कालीबंगा कहाँ स्थित है तो राजस्थान में, और लोथल कहाँ स्थित है तो गुजरात में, और बनावली कहाँ स्थित है तो ये हरियाणा में। तो ऑप्शन आपका कालीबंगन राजस्थान हो जाएगा। जुटे हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन में मिले थे। 11 क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। RD बनर्जी, MS वत्स्य, KN दीक्षित, BA स्मिथ। तो इसमें BA स्मिथ जो है ये आपके ऑप्शन में आ जाएंगे। BA स्मिथ ये आपके संबंधित नहीं है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो ये आपको बताना है कि हड़प्पा काल में जो मिट्टी के बर्तन होते थे उस पर किस रंग का उपयोग किया जाता था। तो सबसे पहले तो यदि आप गांव में देखे होंगे तो जो मटके जैसे होते हैं या फिर जो घड़े होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, और इसके ऊपर जो है वो रेड कलर की पुताई की जाती है जिसे गिरुआ मिट्टी कहा जाता है। गिरुआ मिट्टी कहा जाता है। गाँव में बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते होंगे। और जो दीवारें होती हैं गाँव की, यानी जो कच्चे घर होते हैं, जो मिट्टी के घर होते हैं, उनकी दीवार पे भी इसकी रेड कलर का जो होता है वो पुताई की जाती है, मतलब लाइट मैरून कलर का होता है। तो इसी हिसाब से इसका आंसर आपका लाल हो जाएगा। हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनेशन में आपके लिखा गया है कि हड़प्पा निवासी जो मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे जिस पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते थे। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को बनाने में चाक का भी प्रयोग किया जाता था। वो राउंड शेप में रहते थे, यहाँ पे मिट्टी रखते थे और अपने हाथ से ऐसे ऊपर करके शेप दिया जाता था। तो एक डिज़ाइन मतलब एक तो बिना डिज़ाइन वाले बर्तन और दूसरे जो होते हैं वो छिद्रित मृत भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे, और इन मृत भांडों के ऊपर हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी। निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी भी की जाती थी। चलिए देख लेंगे थर्टीन क्वेश्चन। तो IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बन गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 900 वर्ष। 900 वर्ष। वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक सूखे जैसी स्थिति जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण बन गया था। और ऑरेंस्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन के हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण बताया था। यानी ऑरेल स्टीन ने हड़प्पा का जो पतन हुआ था उसमें जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण बताया था। देख लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अब कहा जाता है वैदिक काल। इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है। घोषा, अब्बाला, गार्गी और विशोबरा। ये देखिए लेटेस्ट आपका 2071 में BPSC 2025 में ये क्वेश्चन दिया गया है, यानी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गार्गी इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो कि गार्गी जो है वो उपनिषद युग से मानी जाती है, और जो बाकी ये तीनों हैं आपके ये सारे ऋग वैदिक युग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपका, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। ये था आपका राजगीर जिसे बोलते हैं राजगीर। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा जूम कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा।
हाँ, बात करें इसकी तो आंसर ही इसका राजगीर हो जाएगा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान जो राजगीर है, जिसे राजगीर बोला जाता है, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। और मगध का पहला जो राजवंश बृहद्रथ वंश था, उसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ये आपका 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं और 9 मंडल के सभी 114 सूक्त जो होते हैं वो सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का एक प्रकार का मुख्य पेय होता है, जिसे मुजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता है। मुजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का मतलब उल्लेख किया गया। चारों वर्ण यानी शूद्र, वैश्य, ऐसा चारों वर्ण का इसमें वर्णन किया गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ये समर्पित है आपका सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। सोम के लिए ये प्रसिद्ध है। क्या? तो 9वां मंडल, ऋग्वेद का 9वां मंडल। पांचवा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, ऋग्वेद में, भगवद गीता में, यजुर्वेद में। तो ये आपका मिलता है गायत्री मंत्र ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। यह समृद्धि सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। छठवां क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित की गई है? तो ये किया गया धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा है कि धर्मशास्त्र के समय में शूद्र काल के 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अंबस्ट, उग्र, निषाद, माधव, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम और विलोम, अनुलोम प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप होता था। यानी आदान प्रदान, यानी एक को एक अपनी मतलब एक फैमिली है और सेकेंड फैमिली है, तो फर्स्ट फैमिली अपनी लड़की को ये इस घर में देगी तो ये वाला इस घर में देगी, तो इस प्रकार से अनुलोम और प्रतिलोम करके विवाह होते थे। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, जो कि निर्वसित होते हैं और दूसरा अनिर्वसित होते हैं। इस प्रकार मतलब इसमें पहले प्रकार के जो शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। 7वें की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ था? 9000 वर्ष से 12000 वर्ष पूर्व से, या फिर 6000 वर्ष पूर्व से, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ में विषय में विद्वानों में मतभेद थे। कुछ विद्वानों का मत था कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था। इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ था। जबकि थाईलैंड के बान चियांग नामक पुरास्थल की खुदाई से ढले हुए लोहा प्राप्त हुए थे, जिसकी तिथि थी 1600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई थी। भारत में नोह यानी राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा और कृष्ण लोहित मृत भांडों के साथ प्राप्त हुआ था, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती थी। और उत्तर वैदिक काल का लगभग जो काल था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में इस धातु के स्पष्ट का प्रमाण दिया जाता है। और अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख जो है वो श्याम अयश के रूप में होता है। इसमें लोहे के बने हुए फॉल का भी उल्लेख प्राप्त हुआ जाता है। और अंतरंजी खेड़ा यानी उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूँ और जौ चावल के अवशेष के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की भी प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकृत किया गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दिखा है बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वह मतलब इसका महत्व बोगज कोई किस लिए महत्वपूर्ण है, तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं से हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन यहाँ से मिलता है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो बोगज कोई जो है वो एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में से ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आवाहन करते थे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है आपका कि प्रसिद्ध दास राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर। परुष्णी नदी के तट पर 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी यानी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। बात करें 10th क्वेश्चन की, तो यहाँ पे 10वां है आपका उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हुई थी। यह हुआ था उपनिषद पर। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक संवाद और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल थी। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं जो लगभग 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे। अब हम बात करें बौद्ध टॉपिक की।
आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका, तो ये पूछा है बीपीएससी CDPO में 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है। ये हुआ है लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। महात्मा बुद्ध का जन्म की यदि बात की जाए तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था, जो कि बोध गया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। काशी के ऋषि पत्तन या मृगदाव यानी सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। कुशीनगर में उनका निधन हुआ था, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। ये दिया था आपका सारनाथ वाराणसी में। सारनाथ वाराणसी में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सॉरी, एक्सप्लेनेशन हट गया, कोई नहीं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ये दिया था सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो बोध गया में किसी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये हुआ था गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पांचवें क्वेश्चन की बात कर ले तो बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई हैं और उनका यहाँ से मैच करवाना है, पहले का दूसरे से मैच करवाना है। यहाँ पे जन्म दिया है, ज्ञान प्राप्ति दिया है, प्रथम प्रवचन दिया है और निधन दिया है। यदि एलिमिनेट करने की बात करें तो जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति इनको बोधगया में हुई थी। यदि प्रवचन की बात की जाए तो ये आपका सारनाथ में पहली बार दिए थे। निधन इनका कुशीनगर में हुआ था। यानी कि तीसरा दूसरा पहला और चौथा हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं हुई थी। तो ये चतुर्थ आपका नहीं हुआ था। ये 71वीं बीपीएससी 2025 में ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद, जो कि आधुनिक राजगीर के पास सप्त परड़ी गुफा में आयोजित की गई थी। द्वितीय संगीति की बात करें तो वैशाली में आयोजित की गई थी। यदि तृतीय की बात करें तो सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्रा में आधुनिक पटना में आयोजित की गई थी। यदि चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात की जाए तो ये कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगीति ही ऐसी संगीति है जो बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, अथवा ऑप्शन डी इसमें दिया गया है, जो कि चतुर्थ नंबर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7वें नंबर की, तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में हुआ था। ये हुआ था राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो प्रथम बौद्ध परिषद यानी बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद, जो कि राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक जो था वो अजातशत्रु था। इस संगीत का अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी इसमें उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ है। उन्हें सुक्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया था। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए चारों बौद्ध संगीति हमें याद रहनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे हुआ है, किस किस सन में हुआ है और कौन कौन उसके अध्यक्ष माने जाते हैं। तो यदि पहले की बात करें तो पहले के जो हो जाएंगे वो महाकश्यप हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। ये हुआ था आपका राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में हुआ था। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ये किया गया था कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में आयोजित किया गया था। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति जो है वो सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र ने की थी। अशोक घोष इसके उपाध्यक्ष थे और यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया था और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए थे। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया था। त्रिपिटक में लिखे इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह के सप्तपड़ी गुफा में हुई थी और इसमें इस समय मगध का जो शासक था वो अजातशत्रु माना जाता था, अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप ने की थी और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और लगभग 100 वर्षों तक इसके पश्चात वैशाली में हुई थी। इसमें इसके जो अध्यक्ष थे वो आचार्य सर्वकामिनी अध्यक्ष कौन थे, तो सर्वकामिनी इसके अध्यक्ष थे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कश्मीर में आयोजित की थी। तो ये था आपका कनिष्क किया था। कहाँ पे? तो कश्मीर के कुंडल वन में किए थे। 13वें की बात करें तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ये किया गया था पाटलिपुत्र में। देख लेते हैं। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र के मुगली पुत्तिश की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। देखिए 53 और 55 दोनों बीपीएससी में ये पूछा गया। 53 और 55 में दोनों में पाटलिपुत्र में हुआ था।
नेक्स्ट की बात करें तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका कुशीनगर यूपी में। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए थे। सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो कौशल राज्य में हुआ था। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे थे, पावापुरी उड़ीसा में, और यहाँ वो चिंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को सुकर मद्दव खाने को दिया था। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया था और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई थी। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर यानी कश्या मल्ल गणराज्य की उस टाइम राजधानी थी, वहीं पे 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। जब जो शरीर त्यागा था यानी जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो बौद्ध ग्रंथ में उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, ये है आपका बौद्ध की। त्रिपिटक किसकी है तो बौद्ध धर्म की है। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है त्रिपिटक। पहला है विनय पिटक और दूसरा है आपका सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक की बात करें तो संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का इसमें संग्रह किया गया है। यदि विनय सुत्त पिटक की बात करें तो महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों द्वारा दिए गए उपदेशों का इसमें संग्रह है। यदि थर्ड की बात करें यानी अभिधम्म पिटक की, तो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत इसमें दिए गए, किसमें अभिधम्म पिटक में। 17 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। ये करता है देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध धर्म को देवता मानते हुए ही उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी थी, और यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का क्या था, तो तृतीय था, पंचम था, चतुर्थ था या षष्टम था। तो महाबोधि मंदिर जो है वो स्थित वर्तमान जो है वो बोधि वृक्ष नहीं है, जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था। हिंसों के अनुसार ये है कि उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था और इसके बाद इस स्थान पर कई और वृक्ष रोपित हुए थे और नष्ट हुए थे। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं और 5वीं पीढ़ी का ये वृक्ष है, जो कि इसमें ऑप्शन में पंचम दिया हुआ है लेकिन इसमें नहीं है, तो जिसे अलेक्जेंडर कनिंगर ने लगाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है, केवल इसमें गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंगा द्वारा लगाया गया था। अतः छठी पीढ़ी का यह वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन बाहर कर दिया। यानी कि देखिए यहाँ पे 5वीं और षष्टम 6वीं दोनों दी गई है, तो लेकिन आयोग ने इसको क्वेश्चन को बाहर ही कर दिया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो यहाँ आपका दिया गया है चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की कब यात्रा की थी, तो ये किए थे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 515 से 520 ईस्वी के अंदर। यानी चीनी यात्री सुंग युंग ने 518 में भारत आए और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध धर्म की प्रतियों के साथ चीन लौट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 20वां क्वेश्चन है यहाँ पे, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, ये हुआ था कनिष्क के काल में। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो कि हीनयान और महायान तो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया था। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया और उसकी पूजा की जाने लगी, और इसी के साथ अनेक बौद्ध मत के जो बोधिसत्व थे इनकी पूजा भी प्रारंभ की जाने लगी। देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वे शिक्षक जिनके बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्रयास की थी प्राप्ति पाने का, तो कौंडिन्य या कालदेवन, आनंद, अशोघोष, आलार, कलाम और रुद्रक पुत्र। देख लेते इसका आंसर हम यहाँ पे, और चौथा है आपका सारिपुत्रनाथ सिंह, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि महाविनिष्करण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध जो है वो आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे थे और उन्होंने वहीं से दीक्षा ली थी। आलार कलाम जो है उनके आश्रम में उन्होंने तपस्या भी की, किंतु वो इससे संतुष्ट नहीं हुए थे। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात भी थे। अतः आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने अपने पहले ज्ञान की प्राप्ति यहीं से प्राप्त की थी।
22 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया निम्नलिखित में से कौन सी बात बुद्ध धर्म और जैन धर्म का समान नहीं है। पहला है अहिंसा, आत्मदमन, वेदों के प्रति उदारता और रीति रिवाजों की और स्वीकृतिकरण और स्वीकृति। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन है आत्मदमन का, जो कि 44वें बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया। तब यानी आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था और जैन धर्म में नहीं किया गया था। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो यहाँ पे 23 क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय का ज्ञान महान केंद्र था बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का या फिर तंत्र का। ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, यही दोनों में कंफ्यूज होगा एग्जाम में। तो ये नालंदा था आपका बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध थी और 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था और बाद में इन्होंने बुद्ध गुप्त और तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी बिहार को दान में दे दिया था। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, जो कि है हमारा जैन धर्म। अभी हमने बौद्ध धर्म देखा, अब हम देखेंगे जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके घटना सार में दिए गए, घटना चक्र में दिए गए। पहला क्वेश्चन इसमें हो जा रहा है आपका कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ये देखिए कितने बार पूछा है, 47 बीपीएससी में, 42 बीपीएससी में, 53 में और 55, यानी 4 से ये क्वेश्चन पूछा। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन आप लोग उम्मीद मत कीजिएगा। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका कुंडल ग्राम में। देख लेते हैं, महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कुंडल ग्राम में वैशाली के निकट हुआ था, जो कि बिहार में, और लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता जो त्रिशला थी, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की वो बहन थी, और इनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ ज्ञात्री क्षत्रियों के संघ के प्रधान हुआ करते थे। इनके बड़े भाई जो थे वो नंदी वर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, और कुछ प्राचीन संस्करण यानी कि एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईस्वी में ईसा पूर्व बताए गए हैं। इसी आधार पर अनेक प्रकाशनों ने भी जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, और मेनली यदि माना जाए तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में ही माना जाता है। ये तो आप लूसेंट भी उठाएंगे तो भी इसमें 540 ईस्वी ही दिया हुआ है। और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी, और महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि जो है 599 ही उचित है, कि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि एनसीईआरटी के नवीन संस्करण में भी अब महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 प्रकाशित हो चुका है। तो चलिए कोई नहीं, 540 की जगह पे हम 599 ही याद कर लेते हैं, 599। तो अगले क्वेश्चन की बात करिए यदि, सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि सेकेंड क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, जमाली, विपिन, योशुद या फिर प्रभास। तो आपका सबसे पहले महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वो जमाली था। भगवान महावीर का जन्म जो है वो क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ पे 599 ईसा पूर्व में हुआ था, और उनकी माता का नाम यशोदा था। उनके प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी, और उसी पुत्री का विवाह जो है उन्होंने जमाली से किया था, और बाद में वे महावीर स्वामी का अनुयायी भी बन गया था। उनका प्रथम शिष्य भी जमाली ही था, और अपनी बेटी के मतलब अपने दामाद भी उन्होंने जमाली को बना लिया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है, मनेर में, राजगीर में, पावापुरी में या फिर जालन फोर्ट में। तो ये है आपका पावापुरी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा पावापुरी में। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक यानी 24वें तीर्थकर, जो कि महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान जो है वो निर्माण यानी पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। भगवान महावीर ने 527 ईस्वी में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर जो है वो त्याग दिया था। जैन धर्म के प्रवर्तक के स्थान पर जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में आदिनाथ और ऋषभ देव भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, राजगीर में, सांची में, पावापुरी में या फिर समस्तीपुर में। तो ये हुआ था पावापुरी में, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम, तो कोई नहीं, एक्सप्लेनेशन क्या जहाँ पे गुजरे थे वहीं पे उनका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो, पांचवा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, 12 अंग या फिर 12 उपांग या 14 पूर्व या 14 उप पूर्व। ये 40वें बीपीएससी में आपका पूछा है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 14 पूर्व या ऑप्शन हो जाएगा आपका। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो 14 पूर्व जो है पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, और अंतिम नंद राजा के समय में संबुद्ध विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। भद्रबाहु जो है वो महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति माने जाते थे।
अगले प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था या फिर सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या फिर ईसाई? ईसाई कोई रोल नहीं, हिंदू कोई रोल नहीं, बौद्ध और जैन धर्म में ही होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका जैन धर्म, ऑप्शन सी। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। पहला सटीक ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 की अब बात करें तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद थे, मक्खली गोशाल थे या फिर राहुल भद्र थे या फिर उपाली थे? ये थे मक्खली गोशाल थे इसके तो आजीवक के संप्रदाय के संस्थापक। मक्खली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य हुआ करते थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता जो है वो त्याग दी थी। विभिन्न स्रोत जो है वो नंदवच्छ एवं की सकीच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख किया करते थे, जो कि मक्खली पुत्र गोशाल से पूर्व भी कार्यरत थे। इसका अभिप्राय यह है कि गोशाल से पूर्व भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित हुआ करते थे। संभवतः इस संप्रदाय की लोकप्रियता को गोशाल के द्वारा दिलाई गई थी, अतः इन्हें परंपरानुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक भी मान लिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन है आपका पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन है? ये थे स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति जो कि सभा का आयोजन हुआ था 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे और इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन भी किया गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ पे दिया है आपका निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव हुआ करता था? दशरथ का, खारवेल का, बृहदत्त का या फिर विष्क का? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे खारवेल, ऑप्शन खारवेल हो जाएगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था, जो कि ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख भी प्राप्त हुआ था। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? तो ये आपका प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। बात करें अगले क्वेश्चन की तो वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति की थी, कुंडल ग्राम में, वैशाली में या फिर गया में या फिर जिम्भिक गांव में? तो महावीर स्वामी को ये होगा आपका जिम्भिक गांव में, ऑप्शन डी। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठिन तपस्या तथा साधन के पश्चात जिम्भिक गांव के समीप जो कि रिजु पालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फलतः वह कैवलिन कहलाए। और उन्हें जब कैवल्य की प्राप्ति हो गई तो उनको क्या कहलाए? तो कैवलिन कहलाए। बात करें अगले टॉपिक शैव तथा भागवत धर्म का। शैव तथा भागवत धर्म का इसमें पहला क्वेश्चन की यदि बात करें तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो ये थी पार्थियन या फिर कुषाण या फिर हिंदी यूनानी लोग या फिर गुप्त की। ये आपकी 39वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया था, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका गुप्त। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था। गुप्त नरेश वैष्णव जो कि मतानुयायी थे तथा संभवतः उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक जो है वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन जो गरुड़ है, गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। गरुड़ जो है वो गुप्तों का राजचिन्ह था। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? उत्तर भारत में या फिर पूर्व भारत में या फिर दक्षिण भारत में या फिर पश्चिम भारत में? 69वीं बीपीएससी लेटेस्ट 2023 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था, उत्तर भारत में। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सॉरी उसी का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की थी। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन भी किया था। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग था। इसके लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया था। अगले यदि टॉपिक की बात की जाए तो आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईस्वी राजनीतिक दशा, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा क्या थी, कैसे थी। और देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे, बिंबिसार थे या फिर अशोक थे या फिर महापद्म नंद थे? देखिए 48वीं बीपीएससी में पूछा है, फिर आपका 52वीं बीपीएससी में पूछा है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। इसलिए कहते हैं कि घटना चक्र को बहुत ही कम से कम आप 3 से 4 बार घटना चक्र को अच्छे से पढ़ डालिए, और नहीं पढ़िए तो काम करिए वीडियो को आप पूरा
इंड तक जरूर देखिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो थी वो अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी जो कि राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। स्थानांतरित किसने किया था? तो उदयन ने किया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस उत्तर को ये माना है जो कि त्रुटिपूर्ण है। यानी उदयन ने मतलब पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। ये बिहार लोक सेवा आयोग का यानी बीपीएससी आयोग का ये कहना है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है आपका यहाँ पे कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, या फिर कनिष्क ने। 42वें बीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें से कोई नहीं है। पाटलिपुत्र जो कि बीपीएससी ने उदयन माना था वो भी गलत उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? ये किया था उदयन ने। अभी हम ऊपर एक्सप्लेनेशन में पढ़े हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चौथा है आपका निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ये आपका अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, कनिष्क द्वारा, या फिर उदयन द्वारा? तो ये उदयन द्वारा किया गया था। छठा क्वेश्चन, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अनर्त, चोल, या फिर तक्षशिला? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र का जो दक्षिण क्षेत्र वो मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। और अनर्त जो है वो प्राचीन भारत में वैदिक कालीन की एक राज्य था। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ये हुआ था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था वो राजा बिम्बिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। वह हर्यक वंश का संस्थापक यानी बिम्बिसार हर्यक वंश का संस्थापक भी था। और मगध का उत्कर्ष जो है वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो 8वां क्वेश्चन है आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? ये किया था बिम्बिसार ने। किसने? बिम्बिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और इस साम्राज्य की महत्ता जो थी उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो राजा बिम्बिसार था। और हर्यक वंश से ये संबंधित है। हर्यक वंश से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? तो ये था आपका राजगीर, राजगृह या फिर राजगीर एक ही है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक जो नाम है वो राजगृह था। और प्राचीन काल में महाजनपदों के बीच में लगातार संघर्ष होते रहे थे। और अंत में मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। और मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वो हर्यक राजवंश था। इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिम्बिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ पे महाजनपद दिया गया और यहाँ पे महाजनपदों की राजधानी दी हुई। बात करें यदि मल्ल, अंग, गांधार और वत्स का तो देखिए सबसे पहले मल्ल की राजधानी की कुशीनगर है यानी कुशीनगर। अंग की बात कर जाए तो अंग आपका चंपा हो जाएगा। और गांधार की बात की जाए तो गांधार तक्षशिला। यदि वत्स की बात की जाती है कौशाम्बी। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, उसके बाद 3, फिर 1 और 2। 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे जनपद राजधानी मल्ल, अंग, गांधार और वत्स। मल्ल का कुशीनगर, अंग का चंपा, गांधार का तक्षशिला, वत्स का कौशाम्बी। क्वेश्चन 11, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त, मौर्य, नंद या लिच्छवी? ये किया गया था लिच्छवी के द्वारा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में ही थी। वस्तुतः छठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी जो था वो 8 राज्यों का एक संघ था और जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली माने जाते थे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो मतलब ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये थी आपका वैशाली में। नेक्स्ट देख लेते हैं तो मगध की राजधानी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र था, राजगृह या फिर गिरिब्रिज था, या फिर वैशाली या फिर चंपा? देखिए यहाँ पे ये 3 बार पूछा है 53 में, 55 में और 47 में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राजगृह यानी गिरिब्रज। देख लेते हैं पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वो बृहदत्त वंश था। कौन सा वंश? बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जो जरासंध था जिसने राजगृह या फिर गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाई थी। बौद्ध ग्रंथों के
अनुसार मगध का जो प्रथम प्रतापी शासक था वो बिंबिसार माना जाता था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ था। फिर अजातशत्रु के पुत्र जोधेन था, उसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये था आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली और ऑप्शन ई हो जाएगा। 15, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? मौर्य, नंद या फिर हर्यक या फिर गुप्त? देखिए ये भी कई बार पूछ चुका है, देख लेते हैं इसका भी। तो ये है आपका ऑप्शन बी, अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। जो कि मगध का शासक जो अजातशत्रु था, अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक यानी बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था, और इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने की थी, जो कि कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न था, और उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। बात करें 16वें क्वेश्चन की, तो 16 महाजनपदों की सूची में उपलब्ध है। तो महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, या फिर संयुक्त निकाय में, या फिर छांदोग्य उपनिषद में? ये है आपका अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये जैसे पहला नंबर अंग हो जाएगा, फिर मगध, फिर काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, और 16वां हो जाएगा आपका कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अश्मक दक्षिण भारत में स्थित है। अश्मक कहाँ पे स्थित है? तो ये दक्षिण भारत में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि जैन ग्रंथ प्रगति सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ इन 16 महाजनपदों के नाम में कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। स्थिति 17 की बात की जाए तो प्रगोत कहाँ का राजा था? काशी का था। मगध, कौशल या फिर अवंती? ये थे अवंती के। बुद्ध के समय अवंती का राजा जो था वो चंड प्रगोत था। इसकी पुत्री वासवदत्ता से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख जो था वो भाष रचित स्वप्न वासव दत्ता नामक नाटक में हुआ था। मुख्य रूप से आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जयिनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी जो थी वो महिष्मती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? सीलभद्र, जीवक या फिर विजयसेन या फिर मनु? ये था आपका जीवक। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जो था वो जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंद्र प्रगोत के इलाज के लिए भेजा था। 19 क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ये किया था मौर्य वंश ने, जो कि सबसे ज्यादा काल था। मगध के नंद वंश की स्थापना जो था वो शिशु नागवंश ने की थी। शिशु नागवंश का अंत करके की गई थी, और नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता के बलपूर्वक से धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई थी, और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण हो गया था। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया था, और इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासक स्थापित हो गया था। नंद वंश के बाद मगध वंश स्टार्ट हो जाएगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की मृत्यु करके मौर्य वंश स्थापित कर दिया था। उसके उपरांत शुंग, कण्व, गुप्त आदि ने शासन किया था, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मौर्य वंश। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका दिया है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघ वंश से, चेदी वंश से, या फिर सातवाहन वंश से, या फिर रट भोजन वंश से? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। 60वें और 62वें बीपीएससी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे दिया गया आपका कलिंग के चेदी राजवंश का जो संस्थापक था वो महामेघ वाहन नामक व्यक्ति था। अंत में इस वंश का महामेघ वाहन वंश भी बढ़ गया था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था वो खारवेल हुआ था। 21 की बात करें तो राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, यानी किससे जुड़ा है? तो गिरनार के स्तंभलेख से, जूनागढ़ स्तंभलेख के साथ, या हाथी गुम्फा के साथ, या फिर सारनाथ के साथ। ये जुड़ा है आपका हाथी गुम्फा लेख के साथ। एक्सप्लेनेशन, तो कलिंग का चेदी शासक जो कि खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ था। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक शासनकाल की घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ था। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत माना जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित किया गया था? राजराज चोल, या फिर खारवेल, या फिर मेनांडर, या फिर पुष्यमित्र सुंग? तो ये था खारवेल के
खारवेल द्वारा विजित किया गया था। चेदी वंश के शासक जो कि खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया था। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि चेदी वंश और या फिर महामेघवाहक वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख किया गया था। महाराजा शब्द का उल्लेख पहली बार इसी में किया गया था। यदि बात की जाए 23 की, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि अंग जनपद की राजधानी थी। क्या थी अंग जनपद की राजधानी? चंपा, कपिलवस्तु या फिर रामग्राम या फिर कुंड ग्राम। तो ये था आपका चंपा। चंपा इसका राजधानी था। दक्षिणी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे और इसकी राजधानी जो थी वो चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम जो था वो मालिनी प्राप्त होता है। दीघ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना जो थी वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। महागोविंद द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ही नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यूनानी आक्रमण। इससे पहले ही क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालिक था? महापद्मनंद या फिर सुकल्प या फिर घनानंद या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये था घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा था। जेनोफोन ने उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताया और भद्रशाल उसका सेनापति था। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो आ जाता है आपका मौर्य साम्राज्य। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन इसमें। तो सेंटोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने या फिर आर के मुखर्जी ने या फिर वी स्मिथ ने या फिर डी आर भंडारकर ने। तो ये किया था विलियम जोन्स द्वारा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंडोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एपियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकस या फिर एंड्रोकोटस के रूप में, जबकि जस्टिन ने स्ट्रैबो या फिर एरियन ने सेंडोकोट्स या फिर सेंडोकोटस के रूप में वर्णित किया था। प्लूटार्क जो था तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा। ये था ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना जो थी वो भारत के महान शासकों में होती है। वह मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट माना जाता है और ये ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया था और जिसका विस्तार जो था वो ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी और उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। 17वीं यूपीएससी में भी एग्जाम में ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका समय जो था वो 312 से 184 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद कुषाण वंश, फिर गुप्त राजवंश और उसके बाद वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ये क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत यानी दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं और किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय जो होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध थी और इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। सबसे ज़्यादा स्मरण किया जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। इन्हीं सबसे महान शासक में से एक था। अगला जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन सा है? तो विशाखा दत्त किसका लिखा है? तो मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को महापद्मनंद अथवा अन्य नाम इसका नंद का पुत्र माना जाता है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में घुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। अगला देख लेते हैं। मेगास्थनीज दूत था देखा सेल्यूकस का, डेरियस का या फिर सिकंदर का या फिर यूनानी का? ये था सेल्यूकस का दूत। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोशिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था, मतलब पहले रह चुका था। 7वें की बात करें तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 4, 5 या फिर
छः या फिर सात श्रेणी में। ये क्या था, सात श्रेणी में। देखिए 46वें बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। पहला क्या था, तो दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा शिल्पकारी व्यवसायी था, पांचवा योद्धा, छठवां निरीक्षक, सातवां था मंत्री एवं उपदेशक। देख लेते हैं अगला। तो मेगास्थनीज भारतीय साम्राज्य में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उसने भिन्न पेशा अपना सकता था, मतलब न भिन्न पेशा अपना सकता था और न ही अपनी जाति से बाहर वो विवाह कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखने को मिलता है कि वह शोध जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, यह दिव्यावधान में, इंडिका में, या फिर अर्थशास्त्र में, या फिर अशोक शिलालेख में। यह आपका इंडिका में। अगला देख लेते हैं। तो पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों के एस्टिनोमोई खाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका दिया गया घटना या फिर स्थान, और यहाँ पे दिया संबंधित व्यक्ति। चोल गंगम झील या धर्म महापात्र की नियुक्ति, प्रयाग की सभा, और सुदर्शन झील। तो देखिए सबसे पहले यदि हमें सुदर्शन झील का पता होगा तो ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य, इससे संबंधित है। ठीक है, तो देख लेते हैं चौथे का पहला ऑप्शन। तो चौथे का आपका यहाँ पे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे एक दिया गया है। अब और देख लेते हैं हम। तो चोर गंगम झील ये हुआ है आपका राजेंद्र प्रथम के काल में, मतलब उससे संबंधित व्यक्ति थे ये। और धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी, ये क्या था, अशोक द्वारा। और प्रयाग की सभा हर्षवर्धन द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, 4, 2 और 1। ये पूछा है आपका 71वीं बीपीएससी 2025 अभी लेटेस्ट अगले ईयर में। ये वही है यहाँ पे आपका दिया गया चोल गंगम झील राजेंद्र प्रथम, और धर्म महापात्र की नियुक्ति अशोक द्वारा, प्रयाग की सभा हर्षवर्धन, सुदर्शन झील जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 10वां है यहाँ पे अभिलेख जिसने यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो कलिंग शिलालेख से, अशोक का गिरनार शिलालेख से, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से, या फिर अशोक का सिपारा शिलालेख से। ये प्राप्त होता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। 150वीं ईस्वी के रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल जो कि पुष्पगुप्त ने वहाँ सुदर्शन झील बनवाई थी। बाद में अशोक के गवर्नर यवराज, मतलब कि यवाना किंग तुषास्प ने इस जलाशय के साथ नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनर्थ या फिर सुराष्ट्र कहा गया था। इसके पश्चात भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के आधिपत्य का प्रमाण भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो 11वां है यहाँ पे आपका किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन होता है। मास्की, रुद्रदामन, जूनागढ़, या फिर हाथी गुम्फा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इनमें से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख जो होता है वो 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त है। यानी जो अशोक का जो 13वां अभिलेख है उससे ये प्राप्त होता है कलिंग विजय के बारे में। हाथी गुम्फा अभिलेख जो वो चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक प्रस्तुति है, और यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बिहार, या फिर कलिंग। ये था श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, मतलब हर एक जगह पे था। इन प्रांतों को प्रत्यंत या फिर सीमावर्ती राज्य कहा जाता था। नेक्स्ट, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, मतलब भाब्रू का स्तूप या भी भाब्रू स्तंभ। 39वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन देख लें तो भाब्रू यानी बैराट शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, जिसमें प्रियदर्शी, लाजा, मागधे, संदे, अभिवादेतुन, आहा, अपाभा, धाता च यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। 14 की बात करें तो अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था, तो ये था राजा के प्रति वफादारी, या फिर शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये था आपका देखिए 63वीं बीपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो अशोक का धर्म जो था वो एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें अभिलेख के माध्यम से संदेश देता था। अपा शिन्मे बकु यानी दया दाने, सचे सोचे माधवे साधवे च, अर्थात
कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना और स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धर्म के मूल संदेश में शांति, अहिंसा और बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित था। अतः यह उत्तर विकल्प ई होगा, मतलब इसमें सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 15 नंबर है आपका, अपने शिलालेखों में अशोक सामंत किस नाम से जाने जाते थे? तो ये प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसे देवाना प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवानाम प्रियदर्शी आदि राजा की उपाधियों से संबोधित किया जाता था। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा जाता था। पुराणों में अशोक वर्धन कहा जाता था अशोक को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या फिर हिंदी, ये था प्राकृतिक लैंग्वेज, प्राकृतिक भाषा। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है और उसके अभिलेखों का विभाजन जो वो 3 वर्गों में किया जाता है। पहला है आपका शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख, तीसरा है गुहालेख। शिलालेख जो है वो 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए थे। ये स्थान कौन कौन से हैं तो शाहबाज गढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़ और एरगुडी या फिर शिपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। केवल 2 अभिलेखों में शाहबाज गढ़ी और मानसेरा की लिपि जो थी वो ब्राह्मी न होकर खरोष्टी लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सॉरी उसी का आगे है, और तक्षशिला से अरमेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में लिखा गया था। द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा में। अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो 17 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई थी? ब्राह्मी, पाली या फिर सामरी या फिर संस्कृत? यह है देखिए लेटेस्ट 70 बीपीएससी एग्जाम में 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ये लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि, जो कि बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का जो श्रेय है वो प्रिंसेप को जाता है, जो कि 1835 में इन्होंने पढ़ा था। फिर उसके बाद ग्रोटेफेंड जो कि 1836 में, लैसेन ने 1838 ईस्वी में, आदि विद्वानों को हुआ है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। मतलब मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये लिखी जाती थी आपकी खरोष्टी लिपि। अभी हमने ऊपर देख रखा है। बात करें अगले की तो अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये पढ़ा गया था सबसे पहली बार। अशोक के अभिलेख जो कि ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। बात की जाए अगले की तो यहाँ लिखा है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप द्वारा ये पढ़ा गया था, जो कि 48 और 52 बीपीएससी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी पहली राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वो गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश शासक जो था वो उदयन था, अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी और विकल्प में उदयन नहीं होने के कारण उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सही उत्तर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो ये है बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक है। अंतिम मौर्य शासक जो था वो बृहद्रथ था और बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में की थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में से होती है। वह एक ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया हुआ था। यदि बात करें अंतिम मौर्य सम्राट की तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये था आपका बृहद्रथ, जो कि देखिए 48 और 52 जो भी आपका 52 में 48 में पूछा गया वो 52 में ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? रोमिला थापर या फिर डीएन झा, वी ए स्मिथ या फिर एच सी राय चौधरी ने? तो ये था रोमिला थापर। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत था कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो ये था तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी जो था वज्जी संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था।
महावीर स्वामी का जन्म तो जो था वो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। यहाँ विश्व भर में लोग पढ़ने आते थे। अगले टॉपिक की बात की जाए तो देखिए मौर्य, फिर उसके बाद मौर्योत्तर काल। इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहला शुंग है, दूसरा कुषाण है, तीसरा मौर्य है, चौथा कण्व है। इसे कौन राजवंश पहले आया, तो आपको उसके हिसाब से कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले यदि बात की जाए तो मौर्य वंश आया था। सेकंड की यदि बात की जाए तो शुंग वंश आया था। थर्ड की बात की जाए तो कण्व आया था और फोर्थ की बात की जाए तो कुषाण आया था। यानी मौर्य पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर आपका शुंग दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर थर्ड नंबर पे आपका कण्व हो जाएगा और फोर्थ नंबर पे आपका कुषाण हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका चारों ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो विद्वान मौर्य साम्राज्य का अवधि जो है वो लगभग 321 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व मानते हैं। शुंग राजवंश के काल की अवधि यदि देखी जाए तो 184 से 73 ईसा पूर्व मानी गई है। लेकिन कण्व राजवंश की अवधि 73 से 28 और कुषाण राजवंश की ये अवधि है वो पहली से तीसरी शताब्दी के मध्य माना जाता था। तो इसलिए विकल्प में मौर्य, शुंग, कण्व और कुषाण ये सीक्वेंस से हो जाएंगे। अगले की बात करें तो ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था बर्मा से, कंबोडिया से, थाईलैंड से, जावा, सुमात्रा से। ऑप्शन में आपका हो जाएगा तो जावा और सुमात्रा। ऑप्शन जावा और सुमात्रा। पाल वंशी शासक दीपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों ने उसे परम सौगात कहा और उन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उन्होंने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गाँव जो थे वो दान दे दिए थे। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन सा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी। ये था बालपुत्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका प्राचीन भारत के स्थल और वर्तमान में ये किस राज्य में स्थित है। यदि कर्ण सुवर्ण, प्रागज्योतिष या फिर गिरनार प्रतिष्ठान। तो देखिए कर्ण सुवर्ण जो है ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल से और प्रागज्योतिष की यदि बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका असम राज्य से। गिरनार गुजरात, ठीक है, गिरनार आपका गुजरात हो जाएगा। प्रतिष्ठान ये महाराष्ट्र से। यानी 3, 4 उसके बाद आपका गिरनार गुजरात यानी 2 और 1, 3, 4, 2 और 1 यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। जूनागढ़, नासिक या फिर या फिर रांची में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका जूनागढ़ में। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख प्राप्त हुआ है और यह शिला पर उत्कीर्ण है। उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के भी लेख खुदे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो उसी का अगला है ये कि यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। इसमें रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियां पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है कि दूसरे शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी। ये किया था आपका रुद्रदामन प्रथम ने किया था। रुद्रदामन प्रथम जो कि 130 से 150 ईस्वी तक जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ था और संस्कृत भाषा का यह अभिलेख प्राकृतिक संस्कृत अभिलेखों में से एक माना जाता था और इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के निर्माण तथा पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। पुष्पसमुद्री ने, विम कडफिसेस ने या फिर मेनांडर ने या फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। तो ये था विम कडफिसेस ने। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उसने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान समझा था। कुषाण शासक विम कडफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपका दिया गया कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। ये किया गया था सातवाहनों के द्वारा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जो थी वो सातवाहन शासकों के द्वारा जारी की गई थी और सातवाहन राजवंश की स्थापना जो थी वो सिमुक ने की थी और इनकी वास्तविक राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या फिर आंध्र जाति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो शुंग के बाद कण्व हो जाएगा, शुंग के बाद कण्व, फिर उसके बाद कुषाण हो जाएगा। यानी पहला मौर्य हो जाएगा। हमने ऊपर अभी सीक्वेंस से देखा मौर्य, फिर शुंग सेकेंड नंबर पे, कण्व थर्ड नंबर पे और कुषाण की बात की जाती है 4th नंबर पे।
जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है कि शुंग वंश का अंतिम राजा जो था वो देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया था। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी वो कड़वा या फिर कड़वायन नाम से जाना जाता था। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। अगले टॉपिक की बात करें तो देखिए अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे गुप्त या गुप्तोत्तर युग, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता की थी? तो ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 67 भी बीपीएससी एग्जाम में देखिए 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा जो था वो रामगुप्त शासक बना, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसका भाई जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को देखिए दो बार पूछा, 56 और 59 बीपीएससी में दोनों बार पूछा है। बात करें इतिहासकार स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। किसने दिया था? तो स्मिथ द्वारा दिया गया था। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन जो है वो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है किसका? तो समुद्रगुप्त का वर्णन। और उसके लेखक कौन है प्रयाग प्रशस्ति के? तो हरिशेन। थर्ड क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो गुप्त साम्राज्य जिसने हुणों को पराजित किया था वो कौन किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था। 53-55 बीपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया। हुणों का पहला भारतीय आक्रमण जो था वो गुप्त साम्राज्य स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था और स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हो गए थे। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा था और देश के ऊपर इसका कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुणों ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक कौन है? तो ये है आपका कुमार गुप्त। हिंसोंग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था। किसके अनुसार? तो हिंसोंग के मतलब द्वारा अनुसार, जिसने बौद्ध धर्म के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान जो था वो गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम से की जाती थी। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि यानी महेंद्रादित्य थी। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था कि दक्षिणी भारत में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़गांव ग्राम से दूर तक भी बिखरे पड़े थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। बाद में बुद्धगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार को दान दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? तो ये गुप्त काल था। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? नागार्जुन, शीलभद्र, कौटिल्य या फिर शांति रक्षित। ये देखिए आपका लेटेस्ट 71 बीपीएससी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन नहीं है? तो कौटिल्य नहीं है। कौटिल्य जो थे वो खुद वहाँ पे बन सके। कौटिल्य चाणक्य यानी कौटिल्य चाणक्य भी कहते हैं चौथी या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आचार्य तथा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री एवं अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते थे। परंपरा के अनुसार वे तक्षशिला से संबद्ध आचार्य थे, जबकि नालंदा महाविहार का सुनियोजित विकास गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशिला के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, या फिर रसायन विज्ञान के लिए, या फिर बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो ये था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। देख लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ पर अध्ययन के लिए चीनी शास्त्री हिनसोंग भारत आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कथन दिया गया है और यहाँ पे कारण दिया गया है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी सेकेंड फर्स्ट की व्याख्या नहीं कर रहा है। एक्सप्लेनेशन देख लें तो नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था और यह दक्षिणी बिहार में राजगीर यानी प्राचीन नाम इसका राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। 12वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप इस महाविहार का पतन हो गया था। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व जो था वो घटने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 9 है। तो
यहाँ पे 9 है, पहला दिया गया, से 2 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। फाहियान एक चीनी तीर्थकारी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। सेकंड है हेनसोंग, जो था वो चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किए थे। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 69 देखिए 69 में बीपीएससी 2023 में ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के माध्यम से पूछा गया है। फाहियान जो था वो एक चीनी यात्री था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत का दौरा किया था, न कि हर्षवर्धन के काल में। उसने यहाँ के लोगों के जीवन का विस्तृत विवरण भी किया था। उसने अपने विवरण में राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया था। चीनी यात्री जो था हेनसोंग, ये सम्राट हर्ष के शासनकाल में आया था। यहाँ पे अपोजिट दे दिया, यहाँ पे हर्ष चंद्रगुप्त द्वितीय रहना चाहिए और यहाँ पे हर्ष रहना चाहिए, तो ये अपोजिट यानी ये अपोजिट दिया गया है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो शासनकाल में के दौरान भारत का दौरा किया था। उसने हर्ष द्वारा नालंदा में निर्मित कई मंजिलों वाले कांस्य मठ का वर्णन भी किया है। उसने अपने विवरण का उल्लेख किया है कि हर्ष के काल में शूद्र कृषि करते थे। उसने अपने वृत्तांत में प्रयागराज यानी प्रयाग में आयोजित सम्मेलन का भी उल्लेख किया है। एक दो दोनों कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। सेकेंड क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी 515 से 520। लेकिन एक मिनट, हमने इससे पहले तो एक क्वेश्चन और दिया गया था, उसमें यही ऑप्शन पढ़े थे। खैर कोई नहीं, यहाँ पे ई दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए 60वीं और 62वीं बीपीएससी में पूछा गया। चीनी यात्री सुंगयुंग जो था वो 518 ईस्वी से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी, तथा इसने अपनी 30 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित कर वह चीन लौट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, तो नगरों का क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ये था गुप्त काल में। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए थे, और संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उसने अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया या तो वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ था। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर जो था वो हिनसोंग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्भरार, सोनपुर, शोहबौरा उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये है आपका कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था। जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख जो था वो भड़ौस था, और जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण और कैम्बे से भी उत्तरी भारतीय व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? ये दिए थे गुप्त वंश ने, इसलिए इसको स्वर्णकाल भी कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमि दानों का उल्लेख किया जा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि भूमि दान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाला जो आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये था उपज का एक छठा भाग। तो गुप्त काल में जो लोग राज्य की कृषि भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग यानी उपज का छठा भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सस्टांस होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग कर अथवा उद्रंक कहा जाता था। 16 क्वेश्चन नंबर है कि धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? तो ये था 1/6 भाग। प्रायः सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो थी वो 1/6 यानी उपज का छठा भाग था। बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, तो किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? ये कहा जाता था बिना जोती हुई जंगली भूमि को। बिना जोती हुई भूमि यानी वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो को अपृहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद यानी एक टर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, तो अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए। उर्वरा,
उपजाऊ, मरु रेगिस्तान, सात बला घास और देवमात्रक वर्षा से सिंचित। और उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें ऑप्शन आपका दिया गया। और ये कब पूछा गया? तो 70वीं बीपीएससी लेटेस्ट 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक अमर सिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। अमरकोश में भूमि के 12 प्रकारों के भूमियों की सूची दी गई है। इसमें शामिल है उर्वर यानी उपजाऊ भूमि, मरु यानी मरुस्थली भूमि, ऊषर यानी बंजर भूमि, और प्रहत यानी पड़ती भूमि, सादल या सात बाला यानी घास वाली भूमि, पंकिल यानी कीचड़ वाली भूमि जो दलदली होती है, और जल प्रायानुपम यानी नमी युक्त भूमि होती है। कच्छ यानी दलदली जल स्रोतों के निकट भूमि होती है, जैसे कि आपका कच्छ हो गया। और सरकरा यानी चूना पत्थर कंकड़ युक्त भूमि, सरकरावती, बलुआ, आही भूमि, और नदी मात्रिक यानी नदी द्वारा सिंचित भूमि, तथा देव मात्रिक वर्षा द्वारा सिंचित भूमि। और उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो ये है हरि सिंह। 2022 में क्वेश्चन बीपीएससी डीपीओ में पूछा गया है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिशेठ था। हरिशेठ ने इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता था। इसी प्रशस्ति में हरिशेठ ने स्वयं को संधि विग्रहित, कुमारामात्य एवं दंडनायक बताया है, जिसका तात्पर्य यह है कि गुप्तकाल में एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर नियुक्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा जाता है? तो ये इक्ष्वाकु को कहा जाता है। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती यानी श्री पर्वत क्षेत्र का शासक तथा आंध्रों का नौकर कहा जाता था। पहले वे सातवाहनों के सामंत हुआ करते थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक जो था वो श्री शांतमूल था। 21 क्वेश्चन की बात करें तो राजा प्रवर शेर के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। उनका उल्लेख पुराणों में होता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम। तो वाकाटक जो था वो राजवंश प्राचीन भारतीय राजवंश था, जिसने भारत के मध्य भाग और दक्षिण में 3री शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी के मध्य तथा 6ठी शताब्दी की शुरुआत तक शासन किया था। इस वंश का संस्थापक जो था वो विंध्य शक्ति एक था, जिसका उत्तराधिकारी प्रवर शेर एक था, जिसे वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और प्रवर शेर एक ने के समय ही वाकाटक वंश की सीमाएं जो थी वो उत्तर से विंध्य क्षेत्र यानी वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र बीच में शामिल है से लेकर दक्षिण में दक्कन यानी वर्तमान हैदराबाद भी इस प्रभाव से इसमें प्रभाव में शामिल था कि क्षेत्र तक विस्तृत हो गई थी। वाकाटक नरेशों में सर्वप्रथम इसमें सम्राट की उपाधि धारण की थी तथा 4 अश्वमेध यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न किया था। पुराणों में उसे प्रवीर कहा जा गया है, अतः चारों विकल्प इसमें सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो हुड राजा तोरमाड़ किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? ये किया गया था प्रकाश धर्मन के द्वारा। हुड राजा तोरमाड़ औलिकर राजा प्रकाश धर्मन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुडों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया था। दूसरे हुड आक्रमण का नेता जो था वो तोरमाड़ था। मध्य भारत के एरा नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला था। कौशाम्बी से तोरमाड़ की 2 मोहरें मिली थी। तोरमाड़ ने अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? ये क्या सा पुष्यभूति ने। बाणभट्ट की रचना जो है हर्षचरित्र के अनुसार हुआ था। हर्षचरित्र के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना जो थी वो पुष्यभूति नामक व्यक्ति के ने थानेश्वर यानी स्थानेश्वर ने की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक माना जाता था। कभी बाढ़ निवासी था। पाटलिपुत्र का, भोजपुत्र का, थानेश्वर का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाणभट्ट के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों के मध्य काफी मतभेद देखने को मिले थे और कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म बिहार में सोनघाटी के किनारे अवस्थित प्रीतिकुटा नामक गांव में हुआ था। तो इनमें से ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में कन्नौज के समीप प्रीतिकुट गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो चित्रभानु तथा माता का नाम राज देवी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 25 को यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, तो ये हिंसोंग ने किया था। हर्षवर्धन के काल में हिंसोंग ने भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के समय सर्वप्रथम घटना चीनी यात्री हिंसोंग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कंठ अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने और पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन यानी चांगान से भारतवर्ष के 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सियुकी कहा। सी इसके द्वारा लिखी गई है, तो हिंसोंग के द्वारा सियुकी लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि चीनी यात्री हिंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ये किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में 337 ईस्वी में हिंसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय गया और इस समय यहाँ के कुलपति जो थे वो शीलभद्र थे, आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 15 माह यानी 1.25 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र का अध्ययन किया था। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, ध्यान कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हिंसोंग ने 642 ईस्वी में नालंदा आया था। इस प्रकार हिंसोंग की नालंदा में निवास कुल अवधि जो थी वो दोनों यात्राओं को मिलाकर लगभग 2 वर्ष हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हिंसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा माना जाता था। ये माना जाता था मथुरा, यूपी में। मथुरा में माना जाता था। देख लेते एक्सप्लेनेशन। चीनी यात्री हिंसोंग हर्षवर्धन के काल में आया था, के समय में भारत आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हिंसोंग बताता था कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहां का व्यापार ही था। बाढ़ ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया था। और यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रखते थे। बात करें अगले क्वेश्चन की तो निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। तो ये किया था भास्कर वर्मन ने। भास्कर वर्मन में, जो कि अभी लेटेस्ट है 70वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया 2024 में। तो देख लेते हैं हर्ष के समय भास्कर वर्मन ने असम पर शासन किया था। भास्कर वर्मन कामरूप जो कि असम में वर्मन राजवंश का शासक था। कुमुद माधव शर्मा की पुस्तक जो कि एस्क्रिप्शन ऑफ एशिएंट असम और असम गजेटियर के अनुसार भास्कर वर्मन के उपरांत कुछ वर्षों के लिए अवंती वर्मन शासक बना था और जिसे साल स्तंभ ने गद्दी से हटाकर सिंहासन हथिया लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं तो 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था। तो ये था आपका हर्ष जो कि 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का पुष्पभूति वंश का शासक जो हर्ष था यानी हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के संरक्षण सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था। हर्षवर्धन ने लगभग 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक लगभग 41 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने को मिल जाता है कि गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ था। ये हुआ था न्याय का। यानी गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शक स्कूल न्याय का विकास हुआ था। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम थे और न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान वैध और अवैध हो सकता था। वैध ज्ञान को प्रमा और अवैध ज्ञान को अप्रमा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखना 31 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ये क्या था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। किसने बोला था? आर्यभट्ट द्वारा ये बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। ये था उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 65वीं बीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सुश्रुत जो थे, सुश्रुत को शल्यक्रिया का जनक कहा जाता था। ये काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे।
शौमिला गुप्तकालीन नाटककार थी ये, और जिसे कालिदास ने भाष और कविपुत्र के साथ याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्त काल के औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक और अंतिम उत्तर पट्टिका दोनों सही उत्तर विकल्प ये माना था, यानी आपका सुश्रुत माना था। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ जो है वो 375 AD श्रीगुप्त से प्रारंभ हुआ था, और आपका सुश्रुत के मान्य काल प्राय 1000 BC से 600 BC के करीब, यानी 1000 वर्ष बाद हुआ था। इसलिए सुश्रुत गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। देख लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ये किया था आजीवकों ने किया था। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का विकास हुआ था। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के आवास के लिए बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ आदि गुफाएं भी प्रमुख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका सेकंड दिया गया है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो भारतीय वास्तुकला में स्तूप, चैत्य और विहार बौद्ध स्थापत्य के प्रमुख तत्व हैं। स्तूप एक गोलाकार समाधि स्थल है जिसमें मुख्यतः महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों के शारीरिक अवशेषों को रखा गया है। स्तूप पूजा स्थल है किंतु इसमें पूजा कक्ष नहीं होते हैं। चैत्य प्रार्थना कक्ष होते हैं जिसमें पूजा के लिए कक्ष और तथा स्तूप होता है। इसी कक्ष में बैठकर बौद्ध भिक्षु पूजा अर्चना करते थे। अगला क्या है? तो बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास जो था वो निवास स्थान था जिसका उपयोग बौद्ध भिक्षु अध्ययन, आराम और ध्यान के लिए किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो थर्ड है आपका खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो चंदेल, चायमान, गुर्जर प्रतिमान या तो फिर परमार, ये थे आपके चंदेल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण जो है वो 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य, जो कि 950 से 1050 ईस्वी तक, यानी चंदेल का मुख्य काल लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निपुण निर्माण हुए थे के बीच में ये करवाया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर जो था वो सर्वप्रमुख था। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया तो कला की गांधार शैली निम्न समय में फूली फली थी। ये फूला फला था कुषाणों के समय में। कला की गांधार शैली का विकास जो हुआ था वो प्रमुख रूप से कुषाणों के समय हुआ था। इस कला के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाओं को व्यापक रूप से निर्माण किया गया था। पांचवा क्वेश्चन है इसमें बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त हुई थी? ये हुई थी गांधार शैली से। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा गांधार शैली से प्राप्त हुई थी। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधि सत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का, यानी बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण कराया गया था। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो BS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था जहां इनके पर्याप्त आधार थे। हिंसों के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अपने उत्तर पत्रिका में उन्होंने ए उत्तर को सही विकल्प माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद प्रयागराज के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के अवशेष हैं? तो यह है गुप्त कला के अवशेष। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद प्रयागराज में गढ़वा किले के में स्थित गढ़वा मंदिर जो है वो गुप्तकालीन मंदिर है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। तो आई होप फ्रेंड वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको। तो जैसा भी है आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी जो भी कमियां रहेंगी उस कमी को मैं सुधारने के लिए जरूर प्रयत्न करूंगी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो बोधिसत्व पद्म पाणि की पेंटिंग स्थित है, ये स्थित है अजंता में स्थित है। अजंता कहाँ स्थित है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बट मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर दे रही हूँ। तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बोधिसत्व पद्म पाणि की पेंटिंग जो है अजंता में स्थित है। ध्यातव्य है कि यह असाधारण भित्ति चित्र लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य का है, जो अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। बौद्ध मठ के आंतरिक भाग में संरक्षित है। यह राजसी और दैवी स्थिति दोनों के संकेतक के रूप में पहने जाने वाले विस्तृत मुकुटों का एक प्रारंभिक दृश्य प्रमाण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8वां दिया गया आपका कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? तो ये उल्लिखित है भानुगुप्त का एरड़ स्तंभ अभिलेख में।
एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से विधवा दहन अथवा सती का उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख में भानुगुप्त के मंत्री गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। एरड़ मध्य प्रदेश के सारण जिले में स्थित है और यह एक ऐतिहासिक गाँव है जो बीना और रेवता नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, ये थे चंदेल। खजुराहो के अधिकांश मंदिर चंदेल राजाओं के समय, जो कि 950 से 1050 ईस्वी तक ये चंदेल का मुख्य काल था, किंतु इसमें इसके पूर्ववर्ती और परवर्ती काल में भी मंदिर का निर्माण हुआ था। मतलब इसके समय बीच बनाए गए थे। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर जो था वो सर्वोत्तम था। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बाराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किस का शानदार उदाहरण है? तो ये उदाहरण है भारत और जावा कला का। बराबुदुर यानी बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चीनी शोध के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजा था? ये भेजा था समुद्रगुप्त के पास। मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा था। समुद्रगुप्त ने शिलोंग यानी श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दे दी थी। देख लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग। खत्म ही होने वाले, बस 5-6 पेज और है आपका लास्ट, तो धैर्य बना के लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? ये था विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना जो है वो विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार हुआ करता था। उसने लगभग 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया था। तंजौर जो कि वर्तमान तंजापुर है, कि शैव मंदिर राजेश्वर या फिर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था आपका ग्राम पंचायत के लिए, विलेज असेंबली के लिए। चोल शासक की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती थी। वस्तुतः इस काल में ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थे। ग्राम प्रशासन ग्रामवासी स्वयं जो थे वो स्वयं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ये था चोल शासक। और चौथा क्वेश्चन है कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बसाया गया था? ये पल्लव और तमिलनाडु में बसाया गया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हो। कैलाशनाथ यानी कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जो है वो पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। एंसेंट हिस्ट्री बिहार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के लिए तो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो ये स्थित है एकाम्बरेश्वरार मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है, यानी भगवान शिव के लिए। इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों के काल में हुआ था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। इस मंदिर से पल्लव काल से लेकर नायक शासकों के समय तक के विभिन्न शिलालेख प्राप्त हुए हैं। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मंदिर का मुख्य निर्माण जो है वो कार्य पल्लव, चोल और विजयनगर के शासकों के समय ही किया गया था। क्वेश्चन की बात करें तो तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था राजराज प्रथम के द्वारा। बृहदीश्वर मंदिर जो तमिलनाडु के तंजापुर जिले में स्थित है, एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। और मंदिर का निर्माण जो है वो 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में चोल शासक राजराज प्रथम चोल ने करवाया था। इसके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया था। यदि पूछ ले कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था तो ये द्रविड़ शैली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? ये थी कुरूर या फिर करूर। चेर राजवंश ने दक्षिण भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर शासन किया था और केरल स्टेट गजेटियर के अनुसार चेरों की राजधानी जो थी वांजी का उल्लेख भी मिलता है, जिसका साम्यता कुछ विद्वान करूर या कुरवूर से ही करते हैं। जिस प्रथम चेर राजा का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है वह उदय जिरल यानी उथिगन चेरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था? ये हुआ था कदम्ब का नहीं हुआ था, चोल का हुआ था, चेर का हुआ था, पांड्य का हुआ था, बाकी कदम्ब का नहीं हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखे तो
संगम साहित्य में चोल चेर पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम्ब राजवंश का उल्लेख जो है वो संगम साहित्य में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया 9th वाला, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो ये था आपका कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड्स आ जाते हैं जो हमें याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख लेते हैं, बस ये 39 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 1994, ये तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है, इसके लिए हम थोड़ा सा इसे एक इम्पॉर्टेंट रोल दे सकते हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। इसका विवरण जो है वो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में आरगारू नाम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां है आपका यहाँ पे, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे गोपुरम। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार जो है वो गोपुरम कहलाते थे। पल्लव पांड्य चोलों के राजकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर एक अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, आगे चलकर गोपुरम का भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत किया जाने लगा। चोल शासकों ने भव्य मंदिरों के साथ साथ विशाल गोपुरम का निर्माण भी करवाने लगे थे। नेक्स्ट देख ले, तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? ये क्या था? चेर साम्राज्य ने। रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में ही चेर राज्य का आरंभ हुआ था और अरिकामेडो से कई रोमन वस्तुएं भी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो अगला है यहाँ पे आपका दिया हुआ कि फारसी यात्री जो कि अब्दुल रज्जाक था, अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? यह आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत यानी मतला उल शदैव व मजम उब बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया था। नेक्स्ट टॉपिक यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपका टॉपिक हो जाता है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार देख लेते हैं। पहला इसमें, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये किया था वैशेषिक ने। किसने? वैशेषिक ने। वैशेषिक दर्शन के अनुसार भौतिक जगत का निर्माण परमाणुओं से हुआ था। महर्षि कणाद इस दर्शक के प्रवर्तक माने जाते थे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? ये है आपका कार्तिकेय की कहानी है। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य जो कि कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार यानी अन्नामिक कार्तिकेय या फिर स्कंद के नाम से इनकी कहानी विख्यात है। नेक्स्ट है आपका, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस की रचयिता जो थी वो विशाखा दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो ये था इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नेरियाकस और ऑनिसिट्रिकस अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते थे। और विदेशी लेखकों ने मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तिका जो कि इंडिका है मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत इसी को माना जाता था। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका जो है वो पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन भी यहीं से मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन जो है वो 3 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, जो कि 6 पंचे 30 लोग होते थे, जिसमें से एक समिति का कार्य जो था वो बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था और करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड भी दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। और 6वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका मेल करना है यानी सुमेलित करना है। तो बृहत संहिता, मूषिकामसा, रजत रंगड़ी और विक्रमादेव चरित। तो सबसे पहले यदि रजत रंगड़ी की बात की जाए तो देखिए कल्हड़, विल्हड़, अतुला और वराहमिहिर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा। जैसे यदि रजत रंगड़ी हमें यदि ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो रजत रंगड़ी किसकी है? तो कल्हड़ की है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, तीसरे का एक। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप काट कर दीजिए। ये बीपीएससी देखिए ऑडिटर 2019 में क्वेश्चन
पूछा गया है। बृहद संहिता की यदि बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका वराह मही, व से बृहद, व से वराह मिहिर। और मूषिका मशा ये हो जाएगा अतुला से। और विक्रमादेव चरित हो जाएगा ये बल्लाट से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 4, 3, 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे लेखक दिए हैं, यहाँ पे पुस्तकें कौटिल्य, पाणिनि और आपका यहाँ पे दिया गया है कामंद और कालिदास। तो देखिए हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि 2 नीचे दिया और 2 ऊपर दिया है। ये भी 2019 के असिस्टेंट बीपीएससी असिस्टेंट एग्जाम में ये पूछा गया है। कौटिल्य कौन है? कौटिल्य के पुस्तक कौन है? तो अर्थशास्त्र। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया था। कामदम के द्वारा नीतिशाल लिखा गया था। कालिदास के द्वारा कुमार संभव लिखा गया था। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या था? तो ये था राजत रंगली। देखिए कितनी बार पूछा गया, 53 में और 55 बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ में भी ये एग्जाम पूछा गया। कल्हड़ ने राजत रंगली में कश्मीर का इतिहास लिखा था। इस ग्रंथ की रचना जो है वो कल्हड़ ने जय सिंह के शासनकाल में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो कि चाणक्य यानी कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ जो कि अर्थशास्त्र की भी रचना यहाँ पे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 9 नंबर है आपका, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? यह आधारित है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देख लिया जाए तो अर्थशास्त्र पर आधारित थी, न कि आर्थिक संबंध, विदेश नीति, धन संचय, शासनकाल के सिद्धांत का अभ्यास, इन चारों में से किसी पे नहीं थी। ये था आपका अर्थशास्त्र के शासन मतलब अर्थशास्त्र की पुस्तक थी, जिसमें मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या भी मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प और व्यापार व्यवस्था का भी विशेष जानकारी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा मौर्य शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीति नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है आपका कौटिल्य है। 12 की बात करें तो इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई जो रचना है उनको सही मिलान करना है। कृष्णदेवराय क्या सम्रांगगढ़ सूत्रधार हैं? और महेंद्र वर्मन का वत्त विलास प्रहसन और भोज देव का मानसोल्लास और सोमेश्वर की बात करें तो अमुक्त माल्याद। तो देखिए यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। यदि बात की जाए मध्य विलास प्रहसन की तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम है। अमुक्त माल्याद की बात की जाए तो कृष्णदेव राय हैं। और सम्रांगगढ़ सूत्रधार की बात की जाए तो राजा भोज जो कि परमार वंश के हैं। मानसोल्लास की बात की जाए तो सोमेश्वर द्वितीय हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 13 है यहाँ पे आपका, पीरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन शी किसने लिखी थी? ये लिखा था उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है और ये रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60वीं यानी 60 ईस्वी में एक अनाम व्यापारी ने लिखा था। इसने भारत के आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके चंद्रबरदाई। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय यानी राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। इसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया था। इसमें चौहान जो थे वो अग्निकुंड से उत्पन्न इसमें बताया गया था। किसमें? तो पृथ्वीराज रासो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया है कि पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो चंद्रबरदाई के द्वारा। 16 क्वेश्चन की बात की जाए तो स्वप्नवास वध्यता के लेखक कौन है यानी ऑथर कौन है? ये है भाष। स्वप्नवास वध्यता के लेखक कौन है? तो भाष। महाकवि भाष के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए थे, जिन्हें वर्ष 1919 में श्री गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। त्रावणकोर यानी दक्षिण भारत का। और 1912 ईस्वी में ये प्रकाशित किया था। इन नाटकों के नाम है जैसे प्रतिज्ञायोत गंधारण और स्वप्नवास दत्ता, पूर्वभंग और दूतवाक्यम, पश्चरात्रम, बालचरित, दूत घटोत्कच और कर्णभार, मध्यम व्यायोम और प्रतिमानाटम, अभिषेक नाटकम और उसके बाद 12वां नंबर है आपका अभिमारकम एवं 13वां नंबर है चारु दत्तम। मतलब ऐसे ऐसे नाम है। ठीक है, एक बार आप फिर से रिपीट कर लीजिएगा, हम दोबारा रिपीट नहीं कर देंगे। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, क्योंकि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन, मतलब हार्ड यहाँ पे दिए गए हैं। बस जनवन जो है वो बहुत ही मतलब जो इम्पोर्टेंट आपका माना जाता है, कुछ ही माना जाता है, जैसे ये हो गया, बाल चरित्र हो गया, तो और दूध घटोत्कच हो गया, ये सब ऐसे होते हैं। बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि कभी पूछा है। वो भी पूछा गया है ये क्वेश्चन कब, तो 43 में, यानी 1999 में पूछा गया था। छोड़ देते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो कुमार संभव महाकाव्य के कवि के लेखक कौन है, तो ये है कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था, तो ये कालिदास द्वारा लिखा गया है। कुमार संभव महाकवि की रचना महाकवि कालिदास ने लिखी थी, और इसमें 17 सर्ग हैं, और इसमें इनके द्वारा जो जिनमें प्रकृति चित्रण और कार्तिकेय की जन्म तथा तारकासुर वध की वृत्तांत वर्णन किया गया है। अगला देख लेता हूँ, किरातार जूनियन पुस्तक के लेखक कौन है। किरातार्जुनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है आपके भारवी। किरातार्जुनी पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक के कथा वस्तु महाभारत से ली गई थी। इसमें अर्जुन और किरात वेदधारी शिव के बीच में युद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, तो ये लेकिन लेटेस्ट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन याद करना है किरातार्जुनियन का भारवी। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारी मार्गों पर मौन है, तो ये है मिलिंद पन्नो। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ। पाली भाषा में लिखित इस ग्रंथ में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का भी वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक किसने लिखा था, ये लिखा था बाण भट्ट ने। हर्षचरित ग्रंथ की रचना जो थी वो सुप्रसिद्ध लेखक बाण भट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत माना जाता था। यह एक अध्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक और उनके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चरक ब्रह्मगुप्त वराहमिहिर और विशाखा दत्त क्या क्या है, मतलब किससे ये संबंधित है, उनकी सहायता से इसमें सही उत्तर आपको बताना है। देखिए, चरक जो है वो एक प्रकार से चिकित्सा था। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ये गणित था। वराह मिहिर की बात की जाए तो ये आपका ज्योतिष था, और विशाखा दत्त एक प्रकार का नाटक था। यानी 2 1 4 और 3, 2 1 4 और 3, 2 1 4 और 3 आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिशार किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखा गया था कामंदक द्वारा रचित नीतिशार जो कि 1192 छंदों यानी श्लोकों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है, जो 34 खंडों यानी प्रकरणों और 20 अध्यायों या सर्गों में समूहीकृत किया गया है। इसमें अधिगम की पारंपरिक शाखाएं हैं, जो राज्य, इसके घटक, संरक्षण और अंतर्राज्यीय संबंधों पर मंडल सिद्धांत, विभिन्न प्रकार की नीतियाँ, युद्ध और शांति कूटनीति और बुद्धिमत्ता, सैन्य संगठन और किन दोषों से बचना चाहिए। परिशिष्ट तुलना के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कामंदक के नीतिशास्त्र की सामग्री को सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट यदि टॉपिक की हम बात करें तो ये लास्ट टॉपिक है, जो कि पूर्व मध्यकाल के बारे में। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है, ये है नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे, जो कि वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। कर्नाट वंश का शासन जो था वो 1097 से 1325 ईस्वी तक, जो कि मिथिला का स्वर्णयुग कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, ये था आपका हरि सिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला साहित्य के संरक्षण थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। सेकंड है, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। थर्ड है, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला था। चौथा है, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन इसमें गलत है, ये आपको बताना है। तो पहला और दूसरा, यानी पहला आपका गलत है, दूसरा आपका ये भी गलत है। देख लिया जाए एक्सप्लेनेशन। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय महाविहार की स्थापना जो है वो पाल शासक धर्मपाल ने की थी। यह बिहार वर्तमान के भागलपुर जिले में है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, तो यहाँ पे बांका लिखा हुआ था, तो ये बांका न होकर यहाँ पे क्या था, तो भागलपुर था, इसलिए पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर ली जाए तो अवस्थित था। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की तंत्रयान शाखा यानी वज्रयान का सर्वाधिक प्रभाव था। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून मतलब विधि यानी कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट कर दिया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा,
विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? ये किया था धर्मपाल ने। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना जो है बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। तिब्बती विद्वान लामा तारानाथ के अनुसार 10वीं शताब्दी के आते आते विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय से भी बृहद शिक्षा का केंद्र बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो धर्मपाल। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया है और रिपीटेड क्वेश्चन ही हमें अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? ये हुआ था कर्नाट राजवंश के दौरान। मैथिली भाषा का विकास जो है वो कर्नाट राजवंश यानी कि 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी ईस्वी तक के शासनकाल में हुआ था। कर्नाट वंश का संस्थापक जो था वो नान्य देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ये है बिहार में। उदंतपुरी बिहार में अवस्थित है। उदंतपुर जिसे उदंडपुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था जब बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपका कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? ये था सुल्तान जैनुल आबिदीन। देख लेते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन। तो अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद भी कराया था। श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। दोस्तों तो इस तरीके से हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है एंशिएंट हिस्ट्री। अब हम देखेंगे मेडाइवल हिस्ट्री का। तो इसके बाद हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे। उस प्लेलिस्ट में हमने सारा जो भी मतलब आपका जो भी घटना जब अभी लेटेस्ट 2026 वाला है वो कम्प्लीटली हम उसमें एक प्लेलिस्ट बना दे रहेंगे, तो आपको भी सुविधा रहेगी उसको देखने के लिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बुरा है, अच्छा है, कैसा है, मैटर नहीं करता है, बट आप एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा, चैनल पे जाके देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से इसे 1-2 बार आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी के थ्रू अभी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। कैसा है, बुरा है, अच्छा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ख़राब होगा तो मैं उसमें सुधारने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आप लोग के प्यार और सहयोग से मेरे सब्सक्राइबर भी गेन हो रहे हैं। तो चलिए देखने को मिलते हैं अगले वीडियो में। हम एंशिएंट हो गया आपका मेडाइवल हिस्ट्री, तो मेडाइवल के बाद हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री का यानी नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए भी बने रहिएगा, वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए।